तो ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी में जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो भारत पर सबसे पहले मतलब सबसे पहले आक्रमणकारी जो विदेशी थे वो थे ईरानी, जिन्हें हम फारसी आक्रमणकारी भी बोलते हैं। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले ईरानी या फारसी या हखमनी वंशी थे। 558 ईसा पूर्व में साइरस सेकंड ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन ये किसी भी भूभाग को जीतने में असफल रहा। इसके बाद ईरानी शासक ही डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम के नाम से जिसे जाना जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुछ क्षेत्रों को विजित करने में सफल रहा और वो अपने साम्राज्य के 20वें प्रांत के रूप में उसे नामित करता है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखता है कि इससे यानी इस 20वें प्रांत से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि आय प्राप्त होती थी। किसको? फारस के राजा को, डेरियस फर्स्ट को। भारत के फारसी संपर्क के फलस्वरूप खरोष्टी नामक लिपि का आविष्कार हुआ। अरेमाइक लिपि, जिसका जन्म अरेमाइक लिपि था, जो ईरानी लिपि थी। ईरानी मुद्राएं भारत में प्रचलित हुई। डेरिक सोने की मुद्रा हुआ करती थी, वहीं सिंगलोई चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य शासक अशोक के स्तंभों और शिलालेखों पर भी ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब अपन सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में घनानंद के टाइम पे क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। ये मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। इसे अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन कहा गया और ये एक महान सेनापति था और उस टाइम यूनानियों द्वारा ज्ञात विश्व को अधिकांश को ये जीत चुका था, इसलिए इसे विश्व विजेता कहा जाता है। इसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और यहाँ तक कि भारत के पंजाब प्रांत तक को जीत लिया था। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी को पार करता है और तक्षशिला के शासक आम्बी को अपनी अधीनता स्वीकार करवाता है। तो आम्बी ने बिना लड़े आम्बी ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा कई शासकों ने, छोटे मोटों ने अपनी सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। उसके पश्चात जब पोरस राज्य की ओर बढ़ता है, जो कि झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था, तो यहाँ पर वितिस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध होता है, जिसमें पोरस हार जाता है। लेकिन पोरस की वीरता को देखते हुए ये मित्रता कर लेता है पोरस से और ससम्मान उनका साम्राज्य लौटा देता है। इसी समय माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट हुई थी। घनानंद के मगध साम्राज्य की जानकारी जैसे ही सिकंदर की सेना को मिली और उसकी विशाल सेना की, तो वह भयभीत हो गए और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना बोल दिया और इस प्रकार सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर वापस लौटते समय थल मार्ग से गया, जबकि उसकी सेना का एक बड़ा भाग जल मार्ग से गया। 323 ईसा पूर्व यानी भारत पर आक्रमण के 3 वर्ष पश्चात ईरान के बेबीलोन में पहुंचते ही इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसकी कब्र बनाई जाती है। विंसेंट स्मिथ ने सिकंदर के आक्रमण के बारे में कहा कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। सिकंदर के आक्रमण से भारत और मध्य एशिया और यूनान के बीच संपर्क बढ़े। उलुक शैली में मुद्राएं ढाली जाने लगी भारत में और सिकंदर के आक्रमण की तिथि भारत पर इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क साबित हुई। सिकंदर के प्रत्यावर्तन 19 महीनों तक सिकंदर भारत में रहा। तत्पश्चात अपनी सेना के दबाव में वापस लौटना पड़ा और निर्याकस नामक सेनापति के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से ये अपनी आधी सेना को भेजता है और स्वयं के नेतृत्व में मकरान के किनारे होते हुए थल मार्ग से यह लौट जाता है और बेबीलोन इराक में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में इतना ही है। अब अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में भी हम जानेंगे।